तो अगर आप भी क्लास 10th में हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं मैथ। और मैथ का दोस्तों पहला चैप्टर जो कि है रियल नंबर्स यानी वास्तविक संख्याएं। तो क्या है वास्तविक संख्याएं, इसे हम जानेंगे, इससे कैसे सवाल बनेंगे, यानी इस चैप्टर से सारा डाउट आपका इस वीडियो में क्लियर हो जाएगा। तो सवालों पर चलने से पहले हम समझेंगे कि वास्तविक संख्याएं होती क्या हैं। तो चलिए समझते हैं। वास्तविक संख्याओं को हम इंग्लिश में रियल नंबर कहते हैं और ये दो प्रकार की होती हैं। पहला परिमेय संख्याएं, दूसरा अपरिमेय संख्याएं। अब आपको ना तो परिमेय पता है ना ही अपरिमेय पता है, तो पहले आपको ध्यान देना पड़ेगा परिमेय संख्याएं क्या होती हैं। अगर आपसे कोई पूछ ले कि परिमेय संख्याएं क्या होती हैं, तो आप उसका क्या जवाब देंगे? तो आप उसका जवाब कुछ इस प्रकार देंगे। परिमेय संख्याएं वह होती हैं जिन्हें हम p/q रूप में लिख सकें। अब ये p/q रूप क्या है समझ में नहीं आ रहा, तो जिन संख्याओं को हम p/q रूप में लिख सकें, जैसे 3/5 हो गया, ये क्या है? यह एक परिमेय संख्या है। लेकिन अब मैं आपसे कहूं ये 2 क्या है? अब आप लोग सोच रहे होंगे ये तो बटे में है ही नहीं। भैया ध्यान से देखिए, अगर कोई भी संख्या है और उसके बटे में कुछ नहीं है तो जिसका कोई नहीं होता उसका 1 होता है, यानी 2 के बटे में 1 लगा हुआ है। इसी प्रकार से अगर मान ले हम 3, तो 3 के बटे में भी 1 लगा हुआ है, यानी ये सभी क्या हैं? ये सभी परिमेय संख्याएं हैं। इन्हें हम p/q रूप में लिख सकते हैं। अब आपसे कोई पूछ ले -1 क्या है या फिर -2 क्या है, तो ये सभी क्या है? ये सभी भी परिमेय संख्याएं हैं। क्यों? क्योंकि इनके नीचे 1 लगा हुआ है। तो ऐसी संख्याएं जिन्हें हम p/q रूप में लिख सकते हैं वो परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। अब बात करते हैं अपरिमेय संख्याएं की। तो सबसे पहले हम परिमेय संख्या में यहाँ पर लिख लेते हैं कुछ एग्जांपल, जैसे -1, 1, 3/5। ये हो गए हमारे परिमेय संख्या। अब समझते हैं अपरिमेय संख्या क्या होती है। तो अपरिमेय संख्या वह होती हैं जिन्हें हम p/q रूप में नहीं लिख सकते, यानी उन्हें हम बटे के रूप में लिख ही नहीं सकते। तो भैया ये कब होगा और क्यों होगा? तो अगर मैं आपको एक संख्या दूं, क्या दूं? √3। अब आपसे p/q रूप में लिखिए, लिख पाएंगे? नहीं लिख पाएंगे। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर क्या है? रूट चढ़ा हुआ है। तो इसीलिए ये कौन सी संख्या होगी? परिमेय संख्या। अब मैं आपसे बोलूं √2 बताइए ये कैसी संख्या है? तो ये भी तो एक अपरिमेय संख्या ही है, यानी √2 हो गया, √3 हो गया, √5 हो गया, √8 हो गया। रूट वाली संख्याएं अपरिमेय संख्याएं होती हैं। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम? √3 और √2, ये सभी क्या है? अपरिमेय संख्याएं हैं। अब बात करें परिमेय संख्याएं की, तो परिमेय संख्याएं भी 2 होती हैं। कौन कौन सी? पहली होती हैं पूर्ण संख्याएं, दूसरी होती हैं भिन्न संख्याएं। अब पूर्ण संख्याएं क्या हैं और भिन्न संख्याएं क्या है? अब पूर्ण संख्या जैसे मैंने आपको बोला -1, 1, या फिर मैंने बोल दिया आपको 5। अब ये सभी क्या हैं? ये सभी हैं जो हमारी पूर्ण संख्याएं हैं। लेकिन अब यही अगर मैं आपसे बोल दूं कि ये जो हमारा क्या है? भिन्न संख्या। भिन्न संख्या आपको पता होगा भिन्न के रूप में लिखा हुआ, जैसे 3/5, यानी 3/5 एक क्या है? भिन्न संख्याएं हैं। और पूर्ण संख्याएं -1, 1, 5। एक 5, ये सभी हैं पूर्णांक संख्याएं, यानी पूर्ण संख्याएं। और भिन्न संख्याएं 3/5, 2/6, ये सभी क्या है? हमारी भिन्न संख्याएं, जिन्हें हम दोस्तों भिन्न के रूप में लिख सकते हैं। तो ये सभी हो गई हमारी वास्तविक संख्या। 2 प्रकार की होती है, अपरिमेय और परिमेय। और परिमेय संख्या 2 प्रकार की होती हैं, पूर्ण संख्याएं, भिन्न संख्याएं। अब ये तो हो गया आपका बेसिक। अब हम चलते हैं आगे, सवाल करेंगे। और सवाल करने में दोस्तों आपको बहुत मजा आने वाला है, क्योंकि आप अब बेसिक चीजें जान चुके हैं। तो फटाक से चलते हैं हम अपने सवालों पर। तो दोस्तों हम आ चुके हैं अपने पहले सवाल की तरफ, जो कि है 140 को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिखिए। अब ये एक ऐसा सवाल है जो बहुत ही मस्त सवाल है। दोस्तों ये सवाल है 140 को अभाज्य गुणनखंड। अब आपको नहीं पता है कि अभाज्य गुणनखंड क्या होता है, तो सबसे पहले आप जान लीजिए कि अभाज्य गुणनखंड क्या है। अभाज्य गुणनखंड यानी किसी संख्या का ऐसा गुणनखंड जिसे और विभागों में बांटा ना जा सके, वह हमारा अभाज्य गुणनखंड कहलाता है। यानी सबसे छोटे छोटे रूप में तोड़ देना, वही हमारा अभाज्य गुणनखंड कहलाता है। तो हमारा सवाल है 140 को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिखिए। तो अभाज्य गुणनखंड करना है किसका? 140 का। अब आपने पिछले वर्ष में या फिर बहुत पहले पढ़ा होगा एलसीएम।
क्या पढ़ा होगा? एलसीएम। और यही इसे यूज करना है। एलसीएम में हम क्या करते थे? इसे किसी भी संख्या को काटते चले जाते थे एकदम छोटे से छोटे रूप में, तो वही यहाँ भी करना है, एलसीएम ही करना है, बस इतना ध्यान रखिए। तो यहाँ पर क्या है? 140। चलिए 140 का हम भाज्य गुणनखंड करते हैं। तो 140 का भाज्य गुणनखंड करने के लिए सबसे पहले आपको इसे काटना पड़ेगा और सबसे छोटी संख्या से काटना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम किससे काटेंगे? शुरुआत हम करेंगे 2 से। चलिए 2 से काटेंगे। क्या 2 से 140 कट पाएगा? आपका क्या जवाब है दोस्तों? यहाँ पे चलिए देखते हैं कि ये कट रहा है या फिर नहीं। तो दोस्तों जिस संख्या के अंत में 2, 4, 6, 8 या 0 आते हैं तो ये हमारे संख्याएं 2 से जरूर कटेंगी। यानी अगर 2, 4, 6, 8 या फिर 0 आता है तो वह संख्या 2 से कट जाएगा। यानी ये हमारा 140 क्या है? 2 से कटने वाला है। तो चलिए काट देंगे। 2 से 14 जीरो लगा देंगे। यानी यहाँ पर हमारा आ गया 70। अब 70 के अंत में भी जीरो लगा हुआ है, तो क्या ये भी 2 से कटेगा? बिल्कुल कटेगा। क्यों? क्योंकि इसके लास्ट में 0 आ गया। तो चलिए काट देंगे 2। अब यहाँ पर हमारे पास क्या आ गया? 35 आ गया। अब चलिए 35 को काटिए। अब पीछे से एक बच्चा खड़ा हो रहा है, कह रहा है सर जी यहाँ पे तो ना 0 है, ना 2 है, ना 4 है, ना 6 है, ना ही 8 है, यहाँ पर तो 5 है, तो कैसे कटेगा? तो 3 से ट्राई करो। 3 से भी नहीं कटेगा। 4 से ट्राई करो। अगर कोई संख्या 2 से कट रही है तभी 4 से कट पाएगी। यानी ना तो 3 से कटेगा ना 4 से कटेगा। तो कौन बचता है? 5 बचता है। तो 5 से इसे काटेंगे। और 5 से काटने के लिए भी नियम होता है क्या? अगर किसी संख्या के अंत में 0 है या 5 है तो वह किससे कटेगा? 5 से कटेगा। किससे कटेगा? 5 से कटेगा। आप इतना ध्यान रखिए कि किसी संख्या के अंत में 5 दिखता है तो वह 5 से कटेगा। तो इसकी संख्या के अंत में 5 दिख रहा है यानी 5 से कटेगा। तो चलिए काट देंगे। क्या हो जाएगा? 5 7 35। अब आ गया 7। तो क्या 5 के पहाड़े में 7 आएगा? बिल्कुल नहीं आएगा। पहाड़ा पढ़िए। 5 कम 5 5 दूनी 10। 7 कहाँ है? घटते 10 आ गया। तो यहाँ पर हमारा 7 केवल 7 से कटेगा और 1 आ जाएगा। यानी ये हो गया इसका भाज्य गुणनखंड। अब आप इसे और विभागों में तोड़ सकते हैं। क्या आप ऐसे कर सकते हैं कि 5 को और विभागों में तोड़ दें? अगर हम 5 को तोड़ेंगे तो क्या आएगा? आप बताइए। 5 को क्या हम तोड़ सकते हैं? अगर यहाँ पर 6 रहता तो हाँ, तो हम तोड़ सकते थे किसमें? 2 तिहाई 6 में। लेकिन 5 को हम किससे जोड़ देंगे? 5 से तो किसी से कटेगा ही नहीं। तो चलिए 5 को रहने देते हैं। यानी ये हमारा क्या हो गया? भाज्य गुणनखंड। तो चलिए इसका हम नीचे लिख देंगे। क्या करेंगे? गुणनफल के रूप में लिख देंगे। 2 × 2 × 5 × 7। अब आपका ये आंसर भी सही है। और हो सकता है आपके बोर्ड एग्जाम में ये ना मिले और आपको यहाँ पर क्या मिल जाए? 2 का होल स्क्वायर × 5 × 7 ये मिल जाए। तो अब इस पर लगाएं या इस पर लगाएं तो दोनों सही है। आपको जो ऑप्शन मिले उस पर मार दीजिए। अगर ये मिलता है तो इस पर मारिए, ये मिलता है तो इस पर मारिए। यानी 1 नंबर आपका पक्का। अब आपसे अगर इस प्रकार का सवाल आता है भाज्य गुणनखंड वाला तो आपका ये नंबर क्लियर। अब चलिए इसी प्रकार का एक और सवाल हम समझते हैं। दोस्तों अब हम चलिए 156 का करते हैं। किसका? 156 का। दोस्तों ये सभी सवाल आपकी बुक से लिए गए हैं तो आपका यहाँ पर रिवीजन भी हो जाएगा। तो चलिए 156 का करते हैं। इसे आप करेंगे हमारे साथ। चलिए करते हैं। तो क्या ये 2 से कटेगा? तो अभी मैंने नियम बताया 2 4 6 8 या 0 मिलेगा तो वह 2 से जरूर कटेगा। तो यहाँ पर हमारे पास 6 मिल रहा है यानी 2 से कट जाएगा। तो चलिए काट देंगे। यहाँ पर हम कैसे काटेंगे? अगर आपको इसे काटना नहीं आता है तो आप कमेंट करिए। मैं खास एक वीडियो बनाऊंगा 5 मिनट का। उसमें मैं आपको एक धांसू ट्रिक बताऊंगा जिससे आप किसी भी बड़ी से बड़ी संख्या को सेकंडों में हल कर देंगे। तो आप लोग अगर ऐसा वीडियो चाहते हैं तो कमेंट करिए। बाकी यहाँ पर तो मैं समझा ही दूंगा। तो चलिए काटते हैं। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे? यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है? 15। अब 2 का पहाड़ा पड़िए 15 आ जाएगा। तो 2 7 14 हो जाएगा। 1 बच जाएगा। यानी यहाँ पर हमारे पास 14 यानी 1 बच गया। अब यहाँ पर क्या बन गया? 1 और 6 यानी 16 बन गया। अब 2 का पहाड़ा पढ़िए 16 आ जाए। 2 8 16। तो यहाँ पर क्या आ गया? 8 आ गया। यानी इस प्रकार से आप काट सकते हैं। अभी भी क्या या 2 से कट रहा है? आप फटाक से बताइए कमेंट में। आप इसी वक्त कमेंट में बताइए क्या 2 से कट रहा है। अगर कट रहा है तो यस लिखिए। अगर नहीं कट रहा है तो लिख दीजिए मुझे नहीं आता। तो यहाँ पर दोस्तों चलिए देखते हैं 2 से कट रहा है या फिर नहीं। अगर किसी संख्या के अंत में 2 4 6 8 है तो कट जाएगा। तो ये भी कटेगा। यानी अब इसे भी काटेंगे। तो 2 तिहाई 6 कर देंगे। 1 बच जाएगा। 18 हो जाएगा और 2 9 18 यानी 39 आ जाएगा। अब चलिए एक बार और काटते हैं। क्या 2 से कटेगा? ध्यान दीजिए 2 से कटेगा। आपका जवाब होगा पीछे से नहीं कटेगा। ना तो इसके लास्ट में कोई संख्या नहीं है। ये 9 आएगा तो नहीं कटेगा। अब 9 किससे कटेगा? अगर किसी संख्या के अंत में 9 है तो किससे कटेगा? अगर किसी संख्या के अंत में 9 है तो दोस्तों वह 3 से कटेगा।
किससे कटेगा? 3 से। तो चलिए काट देंगे। यहाँ पर हम क्या करेंगे? 3 से काटेंगे, 2 से नहीं कटा, 3 से काट देंगे। 3 कम 3, 3 त्रिका 9, यानी 13 तिया 39 हो गया। अब क्या 13 किसी के पहाड़े में आता है? तो नहीं, 13 किसी के पहाड़े में नहीं आता। 13 केवल खुद के ही पहाड़े में आता है, या फिर 1 से करता है तो 13 एक नाम 13। ये सवाल भी आपका डन होता है। इसका भी अभाज्य गुणनखंड के रूप में, अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में जो लिखना था वो मैंने लिख दिया। चलिए यहाँ पर हम लिखेंगे, क्या करेंगे? 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 13। इसे हम ऐसे ना लिखकर लिख देंगे 2 का स्क्वायर गुणे 3 गुणे 13। ये दोस्तों हमारा सवाल डन होता है। यानी अब आप इसे अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। अब बढ़ते हैं अपने एक और जबरदस्त सवाल की तरफ। तो दोस्तों हम आ चुके हैं अपने एक अगले सवाल की तरफ। ये सवाल दोस्तों बिल्कुल हटके होने वाला है, और ये सवाल दोस्तों पिछले कई वर्षों में पूछा गया है, तो इस बार भी आने की इसकी संभावना बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। तो चलिए क्या है सवाल समझते हैं। 26 और 91 का एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ इंटू एलसीएम होता है। दोस्तों इसमें आपको एक सूत्र ध्यान देना पड़ेगा, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर लासा गुणे मासा। तो यही यहाँ पर चलिए हम सॉल्व कर देंगे तुरंत के तुरंत। तो यहाँ पर हमारे पास संख्याएं हैं 26, यहाँ पर हम पहले हल लिखेंगे, और हल लिखने के बाद में हमारे पास संख्या है 26, और उसके बाद में हमारे पास क्या है 91। अब हम क्या करेंगे? सबसे पहले 26 को हम जो है तोड़ेंगे, इसका भाज्य गुणनखंड करेंगे, उसके बाद में इस 91 का भाज्य गुणनखंड करेंगे। तो चलिए फटाक से कर देते हैं। 26 को तोड़िए, क्या ये कट पाएगा? दोस्तों 13 दूना 26 होता है, यानी 2 गुणे 13 हो जाएगा। अब बात करेगा 91 की, तो क्या ये 2 से कटेगा? 91 नहीं कटेगा, 3 से नहीं कटेगा, ये कटेगा 7 से, और 7 से कट जाएगा, यानी 13 7 91 होता है। अब दोस्तों ये हो गया इसका भाज्य गुणनखंड। अब एलसीएम क्या होता है, एचसीएफ क्या होता है? अब आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा, एक पॉइंट बना के लिखना पड़ेगा, क्या 26 और 91 का एचसीएफ। अब एचसीएफ कैसे निकाला जाता है? अगर दोस्तों एचसीएफ की बात की जाए तो वो संख्या जो दोनों में पाई जा रही हो, तो इसमें कुछ चीजें कॉमन है। दोस्तों 26 और 91 में क्या कॉमन है? 13 कॉमन है। क्या कॉमन है? 13। और यही हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों? एचसीएफ, यानी लघुत्तम समापवर्तक। दोस्तों 13 हमारा क्या हो गया? एचसीएफ। अब बात कर लेते हैं इसी वक्त जो है दोस्तों हम इसकी क्या है एलसीएम की, क्या करेंगे? सॉरी एलसीएम की। यहाँ पर हम लिख देंगे 26 और 91 का एलसीएम। क्या? एलसीएम। अब एलसीएम कैसे निकाला जाता है? तो हम क्या लिखेंगे? 2 गुणे 7 गुणे, और अब आप लोग बोलेंगे 2 बार 13 लिखिए, तो 2 बार हम नहीं लिखेंगे। कोई भी संख्या अगर 2 बार पाई जा रही है तो कॉमन में आकर 1 बार लिखी जाएगी, यानी यहाँ पर हो जाएगा 13 केवल 1 बार। अब चलिए इसका जो है हम पढ़ा पढ़ देंगे। क्या करेंगे? 13 7 91, 91 दूना 182, क्या हो जाएगा? 182। इसका क्या आ गया? एलसीएम आ गया। अब आपको जांच करना है, उसके बाद में सवाल कह रहा है इसका एचसीएफ और एलसीएम तो ज्ञात हो गया, लेकिन कह रहा था इसकी जांच कीजिए कि दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर लासा गुणे मासा है। तो चलिए हम यहाँ पर कर लेंगे। हमारे पास संख्या कितनी है? 26 और 91। क्या है? 26 और 91। तो पहले आप लोग इसे अच्छे से लिखिए ताकि बोर्ड एग्जाम में आपका नंबर ना कटे। यहाँ पर आप लिखेंगे दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एलसीएम इंटू एचसीएफ। ऐसे ही आपको लिख देना है। तो आप यहाँ पर क्या लिखेंगे? 26 इंटू 91। उसके बाद में आपको क्या लिखना है? 13। क्या है? एचसीएफ है, सॉरी। चलिए एलसीएम भी पहले कर लेते हैं। 182 एलसीएम है, और एचसीएफ है हमारा 13। अब दोस्तों इसका गुणा करिए और इसका गुणा करिए, अगर दोनों समान आ जाता है तो अर्थात ये सत्य है। तो चलिए हम इसका गुणा कर देंगे। 26 और 91 का हम गुणा करेंगे। तो चलिए हम यहाँ पर क्या करेंगे? इसका गुणा कर देंगे। कैसे? चलिए यहाँ पर क्या है? 26 और 91 का गुणा, 26 और 91 का गुणा। 9 6 54 हासिल गए 5, 9 दूनी 18, 18 5 23। ये दोस्तों जो है हमारा हो गया। अब चलिए कितना आ गया? 6 6 3 2, यानी 2366 आ गया दोस्तों। कितना आ गया? 2366। अब हम करेंगे 182 का गुणा 13 से। तो चलिए यहाँ पर हम कर देंगे 182, यहाँ से पहले से लिखा हुआ है 182 इंटू 30। 3 दूनी हो जाएगा दोस्तों 6। उसके बाद में 3 8 क्या होता है? 8 त्रिक होता है 24, यानी यहाँ पर आ जाएगा दोस्तों 4 हासिल कर ले जाएगा 2। अब यहाँ पर हो जाएगा 3 1 3, और ये 2 हासिल ले जाएगा, यानी आ जाएगा 5। अब चलिए एक बार पढ़ेंगे। 1 दूनी 2 हो जाएगा, 1 8 8 हो जाएगा, 1 1 1 हो जाएगा। अब चलिए कर लेंगे 6
6 8 5 होता है दोस्तों 13, एक हाथ से चले जाएगा, हो जाएगा दोस्तों 23, यानी ये भी 2366 आ गया। अर्थात ये सवाल हमारा सही है, यानी ये प्रूफ है। तो ये ऐसे सवाल अगर आपको बोर्ड एग्जाम में मिल जाएंगे तो आप कुछ इस प्रकार से उन्हें फोड़ देंगे। क्या करना है, आपको दोनों संख्याओं का भाज्य गुणनखंड कर लेना है, उसके बाद में HCF निकाल लेना है, LCM निकाल लेना है। HCF दोनों संख्याओं में जो भी चीजें कॉमन मिलेंगी, जैसे यहाँ पर अगर मान लेते 2 चीजें कॉमन मिलती तो यहाँ पर हम उसका भी 2 संख्या लिखकर गुणा कर देते, और ऐसे ही LCM आपको कर लेना है। और उसके बाद में आपको क्या करना है, दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर लसा गुणे मासा रख देना है। अगर दोनों पक्ष बराबर आ जाएगा तो आपका ये सवाल 100% सही है। दोस्तों ये सवाल आपका होता है डन। तो दोस्तों आज बहुत ज्यादा गर्मी होने के कारण ये वीडियो में यहीं पर रोकते हैं दोस्तों। जितना भी सवाल हुआ उसे आप लोग अच्छे से रिवीजन करिए, और जो सवाल आपसे बच गए हैं या फिर हमसे बच गए हैं दोस्तों, उन्हें हम अपने अगले वीडियो में अच्छी तरीके से फोड़ेंगे। लेकिन दोस्तों आप लोग इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। और दोस्तों ये हमारी चैनल